हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक चल रहा है बेटा, और इसमें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने एलसीआर सर्किट के लिए जो सामर्थ्य होती है पावर, उसका डेरिवेशन देखा था और उसमें शक्ति गुणांक के बारे में समझा था। तो बच्चों उसी सर्किट से फिर हमने अलग अलग परिपथ के बारे में भी बात करी थी। आरएल परिपथ, जैसे आरसी परिपथ, और कब हमारी सामर्थ्य है अधिकतम होगी, कब हमारी सामर्थ्य न्यूनतम होगी। तो वो डेरिवेशन बहुत आता है बच्चों। आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं बच्चों, वो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यानी एवरेज वैल्यू कितनी होती है एक प्रत्यावर्ती धारा की। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वाटहीन धारा क्या है। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों अपने लिए, और ये बहुत बार पूछा गया है। तो एक एक करके आज की क्लास को हम करेंगे आराम से। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। बच्चों जरा प्रत्यावर्ती धारा के इस ग्राफ को बहुत गौर से देखिएगा। ये जो मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं बेटा। अब जरा एक बात करते हैं बेटा, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की ये पूरा एक चक्कर ले ले और इसका आवर्तकाल टी ले ले, तो ये आधा वाला कितना होगा बेटा, t/2। अब बच्चों औसत मान का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं तो कितना आवेश प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर में प्रवाहित करती है। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा गौर से देख सकते हैं एक बार कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है निरंतर बदलता रहता है। देखिए हर बार यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हो जाता है अधिकतम, फिर कम होता रहता है। तो बच्चों और जितना ही बच्चों ऊपर वाले चक्कर में होता है आधे चक्कर में, उतना ही फिर नीचे वाले चक्कर में होता है। तो जितना आवेश वो 0 से t/2 के लिए देती है, उतना ही t/2 t के लिए देगी। क्योंकि ये बच्चों कितना होता है, ये होता है माइनस का I0। ठीक है बेटा, इस प्रकार। अब बच्चों बात यह आती है कि इसका औसत मान कैसे निकालें। तो पहली बात तो बच्चों एक बात बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा का 0 से t के बीच में जो औसत मान होता है वो 0 होता है। क्योंकि जितना आवेश बच्चों वो एक दिशा में प्रोवाइड करती है, उतना ही सेम आवेश वो एक विपरीत दिशा में प्रोवाइड करती है, तो कुल औसत मान उसका 0 होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए बात करें बेटा, पूर्ण चक्कर, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है बेटा, औसत मान किसका बेटा, AC का, वो 0 होता है। तो फिर बच्चों अब बात यह आती है कि इसका औसत मान कैसे निकाला जाए। तो उसका औसत मान बच्चों कभी भी निकाल लो, चाहे तो 0 से t/2 निकाल लो, t/2 से t निकाल लो। तो हम किसी एक के लिए निकालेंगे, तो हम कहेंगे जो हम उसका औसत मान निकालेंगे ना बेटा, औसत मान वो हम निकालेंगे बेटा 0 से लेके t/2 काल के लिए। ठीक है बच्चों, तो आधे चक्कर के लिए निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो होता है I, जो समीकरण होती है I0 sin ओमेगा t। इसी प्रकार से लिया जाएगा। अब गौर देने वाली बात यह है कि बच्चों किसी क्षण अगर मैं सूक्ष्म समांतराल ले लूं ये dt, तो dt में अगर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका नाम मैं क्या रख सकता हूं, I रख सकता हूं। या जो मेरा आवेश प्रवाहित हो रहा है बच्चों, मैं ये भी कह सकता हूं वो जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो dq आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, इस अगर मैं एक सूक्ष्म आवेश ले लूं dq बराबर, तो वो होगा उसकी सूक्ष्म त्वरण इनटू जो समय होगा वो कितना होगा बेटा, dt होगा। इस प्रकार से। तो अब हम बच्चों इसमें एक एक करके मान रखेंगे जिससे आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है बेटा। ओके, तो बच्चों ये dq आवेश हो सकता है किसी सूक्ष्म समय में, लेकिन हमें तो चाहिए उसका औसत मान 0 से t/2 के लिए। तो उसके लिए हम कहेंगे बच्चों कुल आवेश कितने समय में बेटा, 0 to t/2। तो कैसा आएगा बच्चों, वो आएगा समाकलन करने पर। तो हम कहेंगे इसका हम समाकलन कर देंगे बच्चों, तो कुल आवेश इस प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग। और I का मान कितना हो जाएगा बच्चों, I0 sin ओमेगा t, और ये हो जाएगा बाहर dt, और इसका भी समाकलन। ठीक है बेटा। अब समाकलन में लिमिट क्या होगी, आप समय की लिमिट देखेंगे, हमें 0 से t/2 के बीच में पता करना है। तो ये आपके लिए सिंपल है वाली बात। अब बच्चों dq का जब हम इंटीग्रल करेंगे समाकलन, तो ये q आएगा, ये आपको पता ही है, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। I0 बच्चों उसकी पीक वैल्यू है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा 0 से t/2 sin ओमेगा t और dt। इस इक्वेशन को बच्चों ने थोड़ी देर के लिए क्या करा, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, अब ये फोर्थ हो गई। ठीक है बेटा।
अब बच्चों साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रल करने बैठेंगे बेटा तो वो आएगा आई नॉट, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा बच्चों समाकलन जो होगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, इस प्रकार से, और ये आ जाएगा बेटे 0 से t/2, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको हम कैसे करें तो इसको हम देख लेते हैं, q बराबर आई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम ओमेगा बाहर ले लें बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस बाहर आ गया, और ये आ जाएगा बेटा माइनस हमने बाहर ले लिया कॉस ओमेगा टी की जगह हम रखेंगे t/2 और माइनस आएगा कॉस 0 जब टी में लेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बना, ये बना q बराबर माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये बना बच्चों अगर आप देखें तो cos ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 माइनस का cos 0 1। तो बच्चों t से t कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बच्चों ये कितना होगा, q बराबर माइनस के आई नॉट ओमेगा cos पाई -1, ये -1 आ गया, तो बच्चों माइनस माइनस 2, तो और बाहर एक माइनस है, तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये आ जाएगा 2i नॉट अपॉन ओमेगा, इक्वेशन हो गई ए। बच्चों थोड़ी देर के लिए इस बारे में बात करते हैं कि क्या चीज है, बच्चों को बहुत कम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों हमने निकाला एक एवरेज आवेश जो 0 से t/2 तक प्रवाहित होता है, और वो है आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है बेटा, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व अगर करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, q बराबर 2i नॉट, और ये हो सकता है 2 पाई अपॉन टी, इस प्रकार। तो 2 पाई अपॉन टी हो गया, तो ये आ जाएगा 2i नॉट अपॉन 2 पाई इंटू टी, इस प्रकार से। देख रहे हैं बच्चों आप इस प्रकार से, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई बच्चों, बी हो गई। ठीक है, अब इसके आगे का मान हम आराम से करेंगे, बहुत ध्यान से देने वाली बात है, और हमारा एक समीकरण आने वाली है, इससे मैं आपको बहुत अच्छा पहले समझाऊंगा, उसके बाद उसका मान लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों गौर देने वाली बात है कि क्या ये जो हमारा आवेश है अब ये चेंज है या कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं 0 से t/2 के बीच में इतना जो आवेश है वो नियतांक है। अब बच्चों अगर इसकी मैं एक दिष्ट धारा के आवेश से कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं q बराबर एक ऐसी धारा जिसे मैं दिष्ट धारा ले सकता हूं बेटा, दिष्ट धारा यानी नियतांक, और इंटू t/2 सेम समय अंतराल के लिए जितने हमने प्रत्यावर्ती धारा निकाली है। तो ये बच्चों अगर मैं एक कांस्टेंट आवेश से इसकी कंपेयर करूं तो ये मेरे पास आएगा i, और इस दिष्ट धारा को मैं ऐसे लिख देता हूं इंटू t/2 बराबर, ये आ गया बच्चों, यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट गया था, तो आई नॉट अपॉन पाई इंटू टी। तो बच्चों t से t कट जाएगा, और i जो दिष्ट आएगी बेटा इसे हम कह सकते हैं ये होगी 2i नॉट अपॉन पाई, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, अब इसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसका न्यूमेरिकल मान भी रखेंगे। तो बच्चों दिष्ट धारा का क्या मतलब है, हम कह सकते हैं कि 0 से t/2 के बीच में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो नियतांक रहता है, और वो अगर हम एक दिष्ट धारा से कंपेयर करें तो कांस्टेंट कहलाएगी। इसी को बच्चों औसत मान बोला गया था, और अगर 2 अपॉन पाई को हम कैलकुलेट करें तो 0.637 आएगा बच्चों आई नॉट। तो बच्चों सीधा सीधा हम बात कर सकते हैं कि 0 से t/2 के बीच में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 0.637 आई नॉट है, कांस्टेंट रहेगा, इतना आवेश जाएगा ही जाएगा, और यही उसका औसत मान कहलाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको डेरिवेशन साइन में आना चाहिए 0.637 आई नॉट। अब मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख दूंगा जिससे आपको ये फॉर्मूला और समझ में आ जाए कि ऐसा हमने क्यों करा। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट्स अब इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों की औसत मान क्या कहलाएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है बेटा, हम उस और आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्कर के लिए उस दिष्ट धारा के बराबर है बेटा, जो निश्चित समांतराल में उतना ही आवेश प्रवाहित करती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी समय जो हमने लिया था बेटा आपको पता होगा 0 से t/2। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा 0 से t/2 के बीच में जो भी आवेश प्रवाहित करेगी उस आवेश की कंपेयर करेंगे हम उस दिष्ट धारा से। तो दिष्ट धारा कितनी आई थी बेटा, आपने देखा था दिष्ट धारा आई थी 2i नॉट अपॉन पाई। तो यही दिष्ट धारा को हम कह सकते हैं कि इतनी ही धारा AC की भी होगी, तो AC का मान भी इतना ही मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये हमने औसत मान निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ वॉटलिन धारा क्या होती है। ठीक है बेटा, LCR सर्किट में। तो बच्चों अब बात आती है, अगर वॉटलिन धारा की बात करें तो वॉटलिन धारा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा,
वॉट इन धारा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप गौर से देखो तो जो एलसीआर परिपथ आया था बेटा, एलसीआर परिपथ में जो औसत पावर आई थी हमारी, उसका फार्मूला क्या था? तो बच्चों एलसीआर परिपथ में औसत जो पावर थी हमारी, उसका फार्मूला था ईवी आईवी और कॉस फाई। ठीक है बेटा। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कॉस फाई क्या आपको पता है? फाई है बच्चों कलांतर वोल्टेज और करंट में, कॉस फाई कहलाता है शक्ति गुणा। तो बच्चों अगर ईवी आईवी के बीच हम एक डायग्राम बना के देखें तो वो डायग्राम जो फेजर डायग्राम कहलाता है वो कैसा होगा? तो इसमें थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं बच्चों कि वो डायग्राम कैसा होना चाहिए। तो बच्चों मैं अगर एक फेजर डायग्राम बनाऊं इस प्रकार से, फेजर डायग्राम, तो वो फेजर डायग्राम बेटा इस प्रकार से आएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार। और अगर मैं उसको बोलूं कि ये हमारा ईवी है, इस प्रकार से हो गया बेटा, और ये हमारा यहां पे बच्चों आई है आईवी, और इनके बीच में कलांतर कितना है बेटा? फाई। अब बच्चों इस आई के दो कंपोनेंट करते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट जाएगा बच्चों ईवी के उसमें जो होगा आईवी, और ये हो जाएगा कितना बच्चों? कॉस फाई। और ठीक है इसके परपेंडिकुलर जाएगा स्टूडेंट इस प्रकार, और ये कितना होगा बेटा? ये होगा आईवी साइन फाई। तो बच्चों बात ये देखो कि आईवी साइन फाई जो है ये, इसका ईवी के साथ कितना एंगल बन रहा है? तो ये बन रहा है पाई बाई 2, इस प्रकार से। देख रहे हैं स्टूडेंट? तो बच्चों अब गौर से अगर देखें कि हम आईवी के लिए बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं फॉर आईवी के कौन से कंपोनेंट के लिए? आईवी साइन फाई के लिए। ये कंपोनेंट बेटे पूरा कंपोनेंट है, इसे अलग से मत लेना। तो इसके लिए बच्चों अगर मैं एवरेज पावर निकालूं तो कितनी आएगी? तो एवरेज पावर आएगी ईवी, आईवी मुझे लेनी पड़ेगी आईवी साइन फाई, और जब आईवी साइन फाई मैं लूंगा तो फाई कितना हो जाएगा बच्चों? पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 था 0, तो पूरी पावर जो होगी बेटा, पूरी पावर 0 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं पी एवरेज बराबर 0। तो बच्चों इससे क्या पता चला? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं धारा का वो मान बेटा जो वोल्टेज के साथ पाई बाई 2 का एंगल बनाता है, उसके द्वारा कंज्यूम की गई यानी ग्रहण की गई शक्ति सामर्थ्य वो 0 होती है। यानी ये वाला जो पार्ट होगा कभी भी पावर को कंज्यूम परिपथ में नहीं लेगा। ठीक है ना बेटा? तो अब ये किस किस के लिए होता है आप बताओ? तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा, ये होती है प्योर, अगर हम बात करें कुंडली के लिए, इंडक्टर, प्योर कुंडली जिसे हम कह सकते हैं बेटा इंडक्टर। एक कह सकते हैं बच्चों प्योर संधारित्र, प्योर संधारित्र। तो बच्चों प्योर संधारित्र में भी जो होती है पावर हमेशा 0 होती है, पावर को कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ ट्रांसमिट करवाते हैं। ठीक है? तो ये कहलाती है बच्चों वाटलेस करंट। अब मैं आपको इसकी परिभाषा लिख दूंगा और ये आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट वाट इन धारा की जो परिभाषा है वो थोड़ा समझिए बच्चों। धारा का वह मान बच्चों जिसके लिए परिपथ में सामर्थ्य 0 होती है वो वाट इन धारा कहलाती है। ठीक है ना बेटा? और ऐसी जो बच्चों धारा होती है इसका यूज कहां होता है? तो बच्चों एक नंबर में आपको यूज आएगा, तो मैं बता देता हूं। ऐसी धारा का यूज होता है बच्चों चोक कुंडली में, चोक कुंडली, जिसका काम यही होता है बच्चों कि वो जो है एक हम कह सकते हैं पावर जो भी लेती है वो जैसे हम ट्यूबलाइट में देखते हैं, ट्यूबलाइट में पावर को सामर्थ्य को प्रोवाइड करवाती है, लेकिन खुद पावर कितनी लेती है बच्चों? 0। तो चोक कुंडली में जो एवरेज पावर बच्चों कंज्यूम होती है वो 0 होती है। ठीक है बेटा? इस प्रकार। तो बच्चों बात ये आती है कि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वाट इन धारा क्या होती है इस तरीके से, तो आप इसको आराम से करें। अब मैं अगली क्लास में आपको अगले डेरिवेशन करवाऊंगा बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।